हेलो फ्रेंड्स, ABFM यूनिट 24 का पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड इशूइंग ग्रीन बॉन्ड्स। तो ग्रीन बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पार्ट 2 में डिस्कस किया था। ग्रीन बॉन्ड कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये भी नॉर्मल जो बॉन्ड होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि ये जो कंपनीज होती है बॉन्ड इशू करके जो उनको पैसा मिलता है उस पैसे को सिर्फ वो ग्रीन या आपके इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, कोई इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है, वो बॉन्ड इशू कर रही है, या कोई कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, या कोई सोलर पावर प्लांट सेटअप करने वाली कंपनी है। ठीक है, तो इन्हीं से अगर बॉन्ड इशू करेगी तो उसको हम लोग ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले इन्वेस्टिंग के मतलब जो पर्सन इन्वेस्ट करेगा उसको क्या फायदे नुकसान होंगे, फिर इशूइंग जो कंपनी इशू कर रही है उसको क्या फायदे नुकसान होंगे, उनकी बात करेंगे। तो पहले हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। आप और हम, जैसे मान लीजिए हम किसी इलेक्ट्रिक कार की कंपनी में इन्वेस्ट करें, मान लीजिए टेस्ला की कंपनी के हम शेयर्स ले रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इन्वेस्टर्स हैं, मैं और आप हम इन्वेस्टर्स हैं। हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पहले हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को क्या फायदे होंगे। इन्वेस्टर्स कैन बैलेंस फाइनेंशियल एंड इन्वायरमेंटल रिटर्न्स। तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है फाइनेंशियली और इन्वायरमेंटली उसको आप बैलेंस कर सकते हैं इनकी हेल्प से। ESG क्राइटेरिया को भी आप मीट कर सकते हो, जो कि आपके ग्रीन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ई से हो गया इन्वायरमेंट, एस से सोशल, जी से गवर्नेंस। ठीक है, ESG के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था और इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में भी शायद ESG को काफी डिटेल में बताया गया। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव रिस्क असेसमेंट। जो आपकी फिक्स इनकम मार्केट है वहां पे आपका रिस्क असेसमेंट बेटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। देखा जाए तो ये ग्रीन बॉन्ड भी आपके पास एक नया अल्टरनेट आ गया ना, इसी वजह से इसमें बोला गया है। और ये आपको मतलब जो आपकी क्लाइमेट पॉलिसी रिस्क है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। रिकॉग्नाइज बाय UNFCCC एज ए नॉन स्टेट एक्टर क्लाइमेट एक्शन। तो ये क्लाइमेट एक्शन के तहत भी आ जाता है। तो क्लाइमेट एक्शन के तहत ये जो बॉन्ड है इशू किए जाते हैं। प्राइवेट इंटरेक्शंस विद इश्यूर्स ऑन ESG टॉपिक रिलेवेंट ऑन ग्रीन बॉन्ड इश्यूज रिलेटेड इस तो बोल रहे हैं कि जो ये ग्रीन बॉन्ड होते हैं तो वो ESG क्राइटेरिया को काफी मीट करता है। एडिड ओपननेस ऑफ द प्रोसीड्स यूज एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टू। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन बॉन्ड कंपनी इशू करती है ना, तो वो बताती है, वो प्रॉपर अपने रिपोर्ट्स जारी करती है कि हमने इस पैसे को कहाँ कहाँ यूज किया है। उसकी जो है इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा उनको डिस्क्लोज करनी होती है। ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसीड यूटिलाइजेशन इंप्रूव इंटरनल गवर्नेंस एंड इश्यूअर्स क्रेडिट क्वालिटी। तो जो कंपनी ने जो आपको बॉन्ड इशू किया, वो जो कंपनी है उसकी क्रेडिट क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और उसका जो इंटरनल गवर्नेंस है वो भी काफी इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा आपसे ले रही है उसको कहाँ पे लगा रही है उसका पूरा ट्रैकिंग हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारे फायदे इश्योर्स को होते हैं जो कि ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके कुछ नुकसान भी उनको फेस करने पड़ते हैं। नुकसान की बात करते हैं। ये जो मार्केट है ग्रीन बॉन्ड, ये अभी इन्फेंसी, जैसे एक बच्चा होता है ना, ये मार्केट अभी बच्चे वाले स्टेज में है। क्यों? क्योंकि अभी जो है अभी भी आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा जो कि ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी बहुत शुरुआती स्टेज है, उसको ऐसा बोल सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल क्राइटेरिया। तो इसमें जो चीजें होती है वो यूनिवर्सली तौर पे नहीं होती है। और अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई कंपनी है, सॉरी, उसने बोला कि क्या बोलते हैं ये ग्रीन बॉन्ड है, पर उसने उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर लिया, तो उससे रेपुटेशन भी खराब होती है और जो है काफी इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। देयर इज ए रिस्ट्रिक्शंस अमाउंट ऑफ रूम फॉर द लीगल इन्फॉर्मेंस ऑफ ग्रीन इंटीग्रिटी। तो कई सारे लीगल इन्फोर्समेंट जो होते हैं उसमें भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैन रिजल्ट इन रिसर्च दैट इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज। तो बोल रहे हैं कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। मतलब जो ग्रीन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हो कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी की भी काफी कमी है। जैसे कुछ चीजें यूनिफॉर्म चीजें होती है ना तो उसको समझना ईजी होता है, बट इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब इसमें रिसर्च ये सब चल रही है, इसलिए उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें होता है। फायदे क्या है, ये कंपनीज की बात आ गई है ना। ये जो दो थे ये हमारे इन्वेस्टर्स की बात थी, आपकी और हमारी, हमने अगर इन्वेस्ट किया है। अब कंपनी की बात आ रही है, मान लीजिए कोई टेस्ला कंपनी है, उसने ग्रीन बॉन्ड इशू किया, तो कंपनी को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो पहले कंपनी के फायदों की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो अपना ESG यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और जो गवर्नेंस क्राइटेरिया उसको पूरा कर लेती है। स्ट्रॉन्ग डिमांड, अगर आप कई बार ऐसा भी हो जाता है कि काफी ज्यादा डिमांड आ गई और इससे आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, तो जो आपने अमाउंट इशू किया उसको बढ़ा भी सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपने बॉन्ड इशू किए 100 और 1000 लोगों ने अप्लाई करते हैं उस बॉन्ड के लिए, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये भी कंपनी का इसमें फायदा होता है। Increasing the investors base diversity of bond issuers potentially lowering their sensitivity to change in bond demand। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज बॉन्ड इशू कर रही है तो उसमें उनके लिए काफी बॉन्ड डाइवर्सिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रीन बॉन्ड, मान लीजिए कंपनी नॉर्मल बॉन्ड इशू कर रही है, ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है, तो उनकी जो बॉन्ड इशूअर है उनको काफी सारी डाइवर्सिटी मिल जाती है।
यहाँ पे कई सारे एविडेंस मिले हैं कि जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, बॉन्ड को खरीद लेते हैं और फिर उसके पास होल्ड करके रखते हैं, तो इसलिए कंपनी को ज़्यादा वॉलेटिलिटी का सामना नहीं करना पड़ता। वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि बॉन्ड वो बेच रहे हैं फटाफट से ना, ऐसा नहीं हो रहा है। ग्रीन बॉन्ड के केस में देखा गया कि जो इन्वेस्टर्स है बॉन्ड खरीद के अपने पास होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, रेपुटेशन का भी कंपनी को फायदा मिलता है। क्यों? कोई कंपनी अगर ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो उसकी वैसी रेपुटेशन बढ़ती है कि ये कंपनी क्लाइमेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम कर रही है। इसमें कंपनी को इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब होता है कि वो अच्छा खासा इंटरेस्ट दे सकती है एन नंबर ऑफ यूजर्स को, कई सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको अच्छा खासा इंटरेस्ट पे कर सकती है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ हाउ प्रोफाइल आर यूज लेड टू इम्प्रूवमेंट, तो इससे आपको क्या करना रहता है, काफी मॉनिटरिंग और काफी रिपोर्ट करनी पड़ती है, तो आपका इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन काफी बेटर बन जाता है। ठीक है, कुछ नुकसान भी कंपनी को फेस करने पड़ते हैं। कंपनी को क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो पहला, इसमें वन टाइम एंड कंटिन्यूइंग ट्रांसफर कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेबलिंग एंड अ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें कई सारे छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं जो कि कंटिन्यू है, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, रिपोर्टिंग, बार बार आपको रिपोर्ट भेजनी है, रेडी करनी है, सर्टिफिकेशन कॉस्ट, वेरिफिकेशन, तो खुद को प्रूफ करने के लिए उनको कई सारे रिपोर्ट्स ये सब रेडी करनी पड़ती है, तो उसमें काफी खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस कंपनी के लिए हो गया। द रिस्क टू बॉन्ड रेपुटेशन, अगर मान लीजिए आपका ग्रीन क्रेडेंशियल क्वेश्चन में आ गया, मतलब मान लीजिए आपने 100 करोड़ के बॉन्ड इशू किए, उसमें से मान लीजिए 20 करोड़ रुपए आपने कहीं और लगा दिया, ग्रीन प्रोजेक्ट में नहीं लगाया, तो आपका ग्रीन क्रेडेंशियल्स खतरे में आएगा और उससे आपकी रिपुटेशन पूरी खराब हो सकती है। भले ही 100 में से आपने 80 करोड़ ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाया, लेकिन सिर्फ 20 करोड़ नहीं लगाया, उसके बावजूद भी आपकी पूरी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू क्लेम फॉर डैमेज इन द इवेंट ऑफ ग्रीन डिफॉल्ट, अगर आप ग्रीन डिफॉल्ट करते हो, यानी आपने बोला कि पैसा ग्रीन फंड में लगाएंगे पर आप नहीं लगाओगे, तो जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने आपको पैसा दिया बॉन्ड लेके, तो वो आपसे डैमेज का क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आपसे क्लेम मांग सकते हैं जो डैमेज उनको हुआ। ठीक है, तो इतने सारे जो है नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ग्रीन फाइनेंस को लेके क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, तो फायदे नुकसान तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें कि ग्रीन फाइनेंस को लेके प्रैक्टिस होता है क्या, चलन में है ना, क्या चीजें चल रही है, कैसे काम हो रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ग्रीन फाइनेंस को लेके क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज की जाती है। ठीक है, देखिए जब 2008 की बात है, ठीक है, तो G20 आपका हुआ था, तो उसमें जो है क्लाइमेट चेंज इसके एजेंडा की बात की गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक पे भी डिस्कस किया था, और उन्होंने सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस होती है तो उसके रिगार्डिंग सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी की बात की थी, इस पर उन्होंने जोर दिया था। किसने? G20 की समिट जो कि 2008 में हुई थी। ठीक है, देर आर ए नंबर ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम, तो कई सारे अच्छे प्रोग्राम चलाए गए जिसका ड्यूल ऑब्जेक्टिव, ड्यूल मतलब डबल ऑब्जेक्टिव था कि एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाना और साथ में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना इन्वायरमेंटली कॉन्शियस प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंट को फोकस करते हैं तो उनको ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, प्लस ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट को लेकर अवेयरनेस को बूस्ट करना, मतलब लोगों को बताना कि कितना जरूरी है इन्वायरमेंटल के लिए अवेयरनेस होना, कितना जरूरी है कि जैसे हमारा नेचर को हार्म पहुंचता है तो कितना जरूरी है उसकी अवेयरनेस हमें मालूम होनी चाहिए, प्लस ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंटल को ध्यान में रख के बनाया जाता है तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, तो ये डबल ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम के द्वारा थे जो कि चलाए गए थे। और प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट PRI, ऐसे इक्वेटर प्रिंसिपल, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्लान एंड स्टेटमेंट ऑफ कम्युनिटी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एग्जांपल ऑफ मेजर फ्लैगशिप, तो कई सारे अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए थे, ये उनके नाम है EP, UNEP। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे, और प्रोग्राम्स जो थे फ्लैगशिप प्रोग्राम, उनका पर्पस डबल था कि जो है लोगों को इन्वायरमेंटल जो लोग हैं उनको अवेयरनेस देना कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस उनको होनी चाहिए, प्लस दूसरा था कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंट को फोकस में लगाए गए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाए गए, उस तरह के प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। ठीक है, तो इस ड्यूल ऑब्जेक्टिव के लिए कई सारे अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, उनके नाम है EP, UNEP, PRI, ये सारे प्रोग्राम के नाम है। A number of organizations based in India have put their names on this program, तो कई सारी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी इस प्रोग्राम में अपना नाम लिखाया था। और फिर एक स्टॉक एक्सचेंज था, उसका नाम है सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, तो सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज उन कंपनीज के लिए है जो कि ESG प्रोग्राम के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ESG मतलब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ठीक है, तो इन ऐसी कंपनीज जो कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस वाले प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो उनके लिए जो है उन कंपनीज का इंडेक्स है सस्टेनेबल सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो कंट्रीज की जो कंपनीज है जो कि ESG क्राइटेरिया को पूरा करती है, ठीक है, ये कंपनीज वो है जो कि लीडर्स है ESG क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए, तो उनके लिए सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज जो है बनाया गया, ये भी एक नया इनिशिएटिव लिया गया। जो सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज है आपका,
तो ये जो सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो ये आपका सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि स्टॉक प्राइस इंडिकेट्स करता है, यानी कि जो ऐसी कंपनीज, मतलब ऐसे लोग जो कि इंटरेस्टेड है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको मदद करता है जानने के लिए कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। तो सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज ऐसे इन्वेस्टर्स की मदद करता है, ऐसे इन्वेस्टर्स को गाइडेंस देने का काम करता है। वो लिखा है ना, देखिए, दिस indices आर डिजाइन टू सर्व एज ए गाइड फॉर इन्वेस्टर्स हु हैव एन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट। तो ऐसे इन्वेस्टर जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो किसी कंपनी के शेयर स्टॉक में अगर इंटरेस्टेड है, तो सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज उनको मदद करता है जानने के लिए कि क्या इनका रेट चल रहा है। बोथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के यही दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है ना। बोथ बीएसई एंड एनएसई, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है, आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोजेक्ट। वो भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड पब्लिशिंग देयर ओन इंडिविजुअल ईएसजी इंडेक्स। तो वो भी अपना इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का इंडेक्स अलग से पब्लिश कर रहे हैं। ये इसी के लिए, ताकि ऐसे लोग जो कि इन्वायरमेंटल वाले प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, तो उनको मालूम पड़े ना कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ये सब बनाया गया है। द रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, तो जो रेगुलेटर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो पहली कैटेगरी आती है, पहला डिस्क्लोजर आपका सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर। ये जो आपका सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर जो कि आपका पहला डिस्क्लोजर है, ये आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज सबके ऊपर लागू होता है। इसमें क्या होता है, अंडर दिस टाइप ऑफ डिस्क्लोजर बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन पीरियडिक बेसिस देयर एक्सपोजर टू ईएसजी रिलेटेड रिस्क। तो ये जो पहला डिस्क्लोजर है, इसमें ऐसे बिजनेसेस जो कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के जो रिस्क है उनको, उसके बारे में डिस्क्लोज करना होता है। एक रिपोर्ट पीरियडिकली, जैसे मान लीजिए सालाना या 6 महीने में उनको अपनी रिपोर्ट देनी होती है अपने रेगुलेटर को, और बताना पड़ता है कि किस तरह के ईएसजी रिस्क वो फेस कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो G20 है उसने प्रमोट किया एक जो है देखिए, उसने एक TCFD बनाया। TCFD का फुल फॉर्म है टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। तो इसमें क्या था, ये टास्क फोर्स बनाया गया था कि ऐसी कंपनीज के लिए था जो कि जिनको डिस्क्लोजर करना था कि वो फाइनेंशियली कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इन्वायरमेंटल, सोशल, ग्लोबली रिस्क किस तरह से। तो उसके डिस्क्लोजर की बात इस TCFD में की गई थी। 60% ऑफ वर्ल्ड 100 लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैव कमिटेड टू सपोर्ट इट। तो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जो 100 लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशंस है, उसमें से जो 60% है, उन्होंने कमिट किया कि वो इस TCFD रिकमेंडेशंस को मानेंगे। ये कब की बात है, ये है जून 2020 की बात है, ठीक है। द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स एंड मिनिस्ट्रीज डीलिंग विद कॉर्पोरेशंस ऑफिस इन चाइना, हांगकांग, यूनाइटेड Kingdom, India, Philippines, Vietnam, Singapore were among the nations that implemented framework for disclosure of environment। तो ये कंट्रीज के नाम दिए, चाइना, हांगकांग, इंडिया, वियतनाम, सिंगापुर। तो ये कंट्रीज है, इन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क जारी किया और उसमें बताया था कि ESG यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के रिस्क के लिए जो कंपनीज है उनको क्या क्या डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर मतलब इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना, एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और कंपनीज को बताना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटली और आपका सोशली और गवर्नेंस के हिसाब से आप किस तरह से गवर्नेंस के हिसाब से किस तरह का आप रिस्क फेस कर रहे हैं। तो इस फ्रेमवर्क में उसके डिस्क्लोजर की बात की गई थी। फिर 2008 की बात है, बांग्लादेश ने मैंडेटरी कर दिया। क्या मैंडेटरी कर दिया कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट ऑन बाइनल, मतलब साल में 2 बार बैंकों को, जो भी बांग्लादेश के कमर्शियल बैंक है उनको अपनी CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आपका 100 रुपए का प्रॉफिट, तो उसमें से 2 रुपए कम से कम आपको नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, आपको अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि आप किसी जंगल में अकेले गए तो वहां पे प्रॉफिट नहीं कमा सकते, जो आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना फायदा कमा रहे हैं, कोई भी कंपनी, चाहे वो बैंक हो, कोई भी कंपनी। तो इसीलिए क्योंकि सोसाइटी में है वो, अगर आप मान लीजिए माउंटेन में चले गए, जंगल में, तो आप कुछ फायदा नहीं कमा सकते, भले आपकी कंपनी कितना अच्छा प्रोडक्ट ना बनाए। तो आपके आसपास का जो समाज है उसकी वजह से है, जो भी हम समाज की वजह से, तो आपको भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। तो जो भी प्रॉफिट है उसका 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देना होता है। तो बांग्लादेश ने 2008 में मैंडेटरी कर दिया कि बैंकों को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या क्या किया, ठीक है, और ये रिपोर्ट उनको साल में 2 बार देनी पड़ेगी। और 2011 में इसी कंट्री ने, बांग्लादेश ने, जो बैंक है उनके लिए सिस्टमैटिक इन्वायरमेंटल रिस्क को असेसमेंट की भी बात की थी। और 2013 में जो था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी, और 2017 में भी जो है सोशल रिस्क, तो उन सबको भी इन्होंने जो है बैंकों के क्रेडिट रिस्क अप्रेजल में ऐड कर दिया था। क्रेडिट अप्रेजल का मतलब जब भी बैंक कोई लोन दे रहा है ना, तो वो चेक करता है कि ये जो कस्टमर है लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो बैंक अब ये भी कंसिडर करेगा कि कहीं वो इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, तो इस चीज को भी क्रेडिट अप्रेजल में बैंक कंसिडर करेगा। इसकी बात की, ठीक है। 2013 में क्या हुआ, बांग्लादेश ने जो बैंकिंग सेक्टर है
उनके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल कराया ताकि जो पोटेंशियल रिस्क है उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के थ्रू बता सके। 2015 में फ्रांस ने भी एक लॉ पास किया जिसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन फॉर ग्रीन ग्रोथ लॉ, विच मेड इट मैंडेटरी फॉर असेट ओनर्स एंड मैनेजर टू रिपोर्ट ऑन हाउ फिजिकल एंड ट्रांजिशन रिस्क अफेक्ट देयर एक्टिविटी। तो जो भी असेट ओनर्स है या मैनेजर्स है तो उनको रिपोर्ट भेजनी होती थी कि कैसे उनका फिजिकल और ट्रांजिशन रिस्क जो है एक्टिविटीज किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रही है नेचर को। ठीक है, चलिए ये आपका फर्स्ट आपका इसमें हो गया ना। फर्स्ट 4 फ्रेमवर्क की बात की थी ना रेगुलेटर का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहला आपका डिस्क्लोजर की बात की, तो सेकंड आता है आपका डायरेक्टेड और कंसेशनल लैंडिंग। डायरेक्टेड एंड कंसेशनल लैंडिंग एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन नंबर ऑफ डिफरेंट नेशन। तो अलग अलग कंट्रीज में ऐसा किया गया था। कंसेशनल लैंडिंग का मतलब थोड़ा इंटरेस्ट में डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अगर यहाँ पे इन्होंने फिर से आपको बांग्लादेश का एग्जांपल दिया कि ग्रीन रीफाइनेंस स्ट्रेटेजी। अब ग्रीन रीफाइनेंस का क्या मतलब है, देखिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ग्रीन रिफाइनेंस, ठीक है, रिफाइनेंस, तो मान लीजिए बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया इलेक्ट्रिक कार के लिए, एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिक कार के लिए। उसके लिए मान लीजिए बैंक ने 10 लाख का लोन दिया। अब बैंक चाहे तो किसी और इंस्टीट्यूशन से ये 10 लाख रुपए ले सकता है एज ए लोन, वो भी लोन के तौर पे, और इंटरेस्ट भी काफी कम लगेगा। ठीक है, तो उसी को रीफाइनेंस बोलते हैं। मतलब बैंक ने कस्टमर को फाइनेंस किया और कोई गवर्नमेंट की एंटिटी जो कि ये आपके क्लाइमेट उसको बढ़ावा देना चाह रही है, वो चाह रही है कि ऐसी फाइनेंस हो जो ग्रीन लैंडिंग हो, तो वो क्या करेगी, बैंक को रीफाइनेंस कर देगी। तो उसी की बात ये बांग्लादेश में उन्होंने की है। तो सेकंड में क्या था कि कंसेशनल लैंडिंग, और ये इन्होंने एग्जांपल दिया कि बांग्लादेश में ग्रीन रिफाइनेंस स्ट्रेटेजी चलाई गई थी, 2009 की बात है। और एक फंड बनाया गया जिसका नाम है रिवॉल्विंग फंड, जिसमें $26 मिलियन इन्होंने रखे थे। ठीक है, जो रिवॉल्विंग फंड है उसमें क्या होता था कि लो इंटरेस्ट लोन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 50 डिफरेंट ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेसेस। तो 50 अलग अलग जो ग्रीन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है उनको लो कॉस्ट में इंटरेस्ट दिया गया था इस रिवॉल्विंग फंड की हेल्प से। फिर 2016 में भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें $200 मिलियन ऐड किए गए थे, ताकि जो लेदर और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो भी अपने आप को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज करे। जो लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जैसा था, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज करे, उसी पर्पज के लिए बनाया गया। फिर 2015 में बांग्लादेश ने क्या किया, हैज required its commercial bank to devote at least 5% of their credit to renewable energy। तो 2015 में बांग्लादेश ने बोला कि जो भी आप लोन दोगे ना, तो कम से कम ₹5 का लोन आपको रिन्यूएबल एनर्जी या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली में देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बैंक ₹100 का लोन दे रहा है, तो उसमें से ₹5 का लोन जैसे आपका सोलर पावर प्लांट सेट करना हो गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक कार, तो इस तरह के प्रोजेक्ट में कम से कम ₹5 का यानी 5% का लोन आपको देना पड़ेगा। तो सभी कमर्शियल बैंक के लिए उसने मैंडेटरी कर दिया। तो इस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए थे। थर्ड कैटेगरी आपका माइक्रो और मैक्रो प्रूडेंशियल रूल को लेके है। वो सभी इंस्टीट्यूशन सभी इंडस्ट्रीज पे लगते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। ठीक है, 2006 में चाइना ने भी क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया बिजनेसेस पे कि वो कैसे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ऐसे बिजनेसेस जो कि इन्वायरमेंटल पे काफी इम्पैक्ट डाल रहे हैं उस पर उस तरह के बिजनेस को लोन नहीं दिया जाएगा। तो क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी थी चाइना ने, 2006 की बात है। 2000 फिर आगे नीचे और डेटा दिया है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 2010 में लेबनान कमर्शियल बैंक है, उसने एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था डिफरेंशियल रिजर्व रिक्वायरमेंट। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग रिजर्व रखना पड़ेगा। रिजर्व क्या होता है कि जैसे आपको मान लीजिए जैसे बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी होता है ना, वो भी टाइप का रिजर्व हो गया, या फिर लोन का एक रिजर्व हो गया। तो यहाँ पे इस पॉलिसी में क्या था कि जो बैंक है उसको जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में लोन दे रहा है ना, तो उसको कम से कम रिजर्व रखने का जरूरत है। जैसे बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी है, तो मान लीजिए आरबीआई ऐसा रूल लेके आए, जनरली 9% कैपिटल एडिक्वेसी होता है, तो आरबीआई मान लीजिए ऐसा रूल आए कि अगर आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के लिए लोन दोगे, ग्रीन लैंडिंग करोगे, तो आपको सिर्फ 7% रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, बैंक इंकरेज होंगे। तो सेम वो एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि लेबनान कमर्शियल बैंक एक डिफरेंशियल रिजर्व रिक्वायरमेंट वाली पॉलिसी लेके आया। इसमें क्या था कि ऐसे बैंक ऐसे कस्टमर को लोन दे रहा है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको कम पैसा रिजर्व के तौर पर रखना पड़ेगा। चौथा और लास्ट था आपका फॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चौथे स्टेप पे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना जो कि इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ इन्वायरमेंटल में हमारा कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे ही आपका ये यहाँ पे यूके में यूनाइटेड किंगडम ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक, तो एक बैंक बनाया गया था 2012 में। ठीक है, एज ए गवर्नमेंट ऑन्ड फाइनेंशियल कंपनी, तो गवर्नमेंट ही इसको ऑन करती थी, जिसका कैपिटल कितना था, 3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड। तो 3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड के साथ एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये बैंक सिर्फ जो ग्रीन लोन है, ग्रीन लैंडिंग, उसी पर्पज के लिए लोन देने का काम करता है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे की गई थी।
ऐसी आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है या यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो ये क्या करती है, पार्शियल क्रेडिट एंड बॉन्ड गारंटी देती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसी कंट्रीज में जो कि ग्रीन फाइनेंस करते हैं। तो ऐसे ग्रीन फाइनेंस के लिए उनको पार्शियल क्रेडिट या बॉन्ड गारंटी देने का काम किया जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी। तो मतलब ये सारे बैंक इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटली जो है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी आए, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल ये बैंक होते हैं। फिर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी की बात की, इसकी हम शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से हमने देखा था ना फायदे और नुकसान क्या है। तो पहले जो इन्वेस्टर्स है उनको क्या फायदा नुकसान होगा ग्रीन बॉन्ड से, फिर कंपनीज की बात करेंगे। तो इन्वेस्टर्स अपना फाइनेंशियल और इन्वायरमेंटल रिटर्न को जो है बैलेंस करके चल सकते हैं। ईएसजी की जो क्राइटेरिया है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, उसको वो पूरा कर सकते हैं। फिर अगला क्या था कि जो क्लाइमेट एक्शन के तहत जो चीजें हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और ईएसजी जो भी है आपके ईएसजी के रिलेटेड जैसे ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस होता है, तो इससे क्या होता है कि जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट प्रोफाइल्स का आइडिया इसमें लग जाता है। ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, तो जो आपने पैसा दिया बॉन्ड के थ्रू, कंपनी ने उस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल किया, तो उसको ट्रैक और रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको मिल जाती है। इसके कुछ नुकसान भी है। ये मार्केट अभी शुरुआती स्टेज में है, अभी कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और प्रॉपर जो है देर इज अ रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ रूम फॉर लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ ग्रीन इंटीग्रिटी। तो ग्रीन इंटीग्रिटी है या नहीं है, कोई कंपनी जिसने ग्रीन के नाम पे मान लीजिए कोई पैसा ले लिया आपसे कि हम ग्रीन में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मतलब कोई अगर आप उनके मतलब लीगली उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते, लीगली आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो मान लीजिए इस पैसे को कहीं पे ग्रीन आपसे बॉन्ड इशू किया और बोला कि इसको हम ग्रीन प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, ठीक है, तो वो ग्रीन इंटीग्रिटी मान लीजिए नहीं किया, उन्होंने ग्रीन में नहीं लगाया, तो कोई लीगल इन्फोर्समेंट के लिए कोई खास चीज नहीं है कि मतलब लीगली आप बहुत कुछ एक्शन ले सको। तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये सब बोला है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है। ऐसे एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग ग्रीन बॉन्ड, तो जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है उस कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, तो कंपनी भी अपना ईएसजी यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर लेती है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिमांड आ जाती है इन्वेस्टर्स की वजह से, जिससे ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है। बॉन्ड डाइवर्सिटी बढ़ती है, और बहुत सा ऐसा देखने को मिला, ऐसा एविडेंस मिला है कि जो बहुत से इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ग्रीन बॉन्ड को खरीद के अपने पास रख लेते हैं इस उम्मीद पे कि इसका रेट बहुत बढ़ेगा, तो इससे वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है। वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब बार बार लोग खरीद रहे बेच रहे, कम होने का मतलब लोग खरीद के अपने पास लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख रहे। कंपनी की रेपुटेशन भी काफी बढ़ जाती है, और क्योंकि कंपनी को बार बार रिपोर्ट करना होता है, मॉनिटरिंग होता है उसका, तो उसका इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि बार बार कंपनी को छोटे मोटे ट्रांशेस कॉस्ट पे करने होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रिपोर्ट करवाना है, फिर वेरिफिकेशन करानी, मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट, तो कई सारे खर्चे कंपनी को फेस करने पड़ते हैं। कई बार आप ग्रीन कंडीशन को नहीं पूरा कर पाए तो उसकी वजह से आपका रेपुटेशन पूरा का पूरा खराब हो जाता है। और अगर आप ग्रीन डिफॉल्ट करते हो, मतलब आपने बोला कि हम ग्रीन में इन्वेस्ट करेंगे पर आप नहीं कर पाते, तो उससे आपको काफी डैमेज जो आपके इन्वेस्टर्स को हुआ, तो आपको उसके लिए इन्वेस्टर्स आपसे क्लेम मांग सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस इसमें हो गए। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है ग्रीन फाइनेंस, तो G20 2008 में आया था, तब से उन्होंने क्लाइमेट एजेंडा इन सब की बात करनी शुरू की थी। तो कई सारे प्रोग्राम चलाए गए थे। इन प्रोग्राम्स के नाम क्या है, आपका ईपी हो गया, PRI हो गया, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम चलाए गए थे। इसका डबल ऑब्जेक्टिव था। तो पहला था कि जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस उसको बढ़ावा देना, और दूसरा था कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना। ठीक है, ऐसे कंपनीज को जो कि इन्वायरमेंटल वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, और पहला ऑब्जेक्टिव था इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाना। तो इसी के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए गए थे। इंडिया की कुछ कंपनीज भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनी थी। फिर बाद में एक सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज भी चलाए गए। तो सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज ऐसी कंपनीज को के बारे में बताता है जो कि ESG क्राइटेरिया को पूरा करती है। ऐसी कंपनीज जो लीडर है ESG को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस तरह की कंपनीज के लिए स्टॉक एक्सचेंज और आपका सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज को चलाया गया था। जैसे आपका इंडिया में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वो भी इस सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज वाले क्राइटेरिया को पब्लिश करती है। फिर यहाँ पे नीचे इन्होंने बताया कि जो रेगुलेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो पहला है डिस्क्लोजर, की जो कंपनी से उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह से। तो वो ESG यानी इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस से किस तरह के रिस्क है, तो वो चीज उसको डिस्क्लोज करनी होती है। फिर यहाँ पे बोला कि वर्ल्ड में 100 लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी है, उसमें से 60% कंपनीज जो है TCFD रिकमेंडेशंस को मानती है। TCFD क्या था, G20 का ही टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का था, कि जो फाइनेंशियल सेक्टर वो डिस्क्लोज करेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट को इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे बात की गई थी। फिर कई सारी कंट्रीज जैसे चाइना, हांगकांग, इंडिया, वियतनाम, सिंगापुर, तो इन सभी ने एक फ्रेमवर्क लागू किया कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के जो रिस्क है, जो कंपनीज है उनको अपने इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस जो रिस्क है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना हम इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं, कितना हम सोशली गवर्नेंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर जो है
बांग्लादेश ने 2008 में ये मैंडेटरी कर दिया कि जो उसके बैंक है उनको, कमर्शियल बैंकों को, वो CSR के तहत क्या काम कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट साल में 2 बार भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग बैंकों ने कई सारे इनिशिएटिव लिए थे। और फिर सेकंड टाइप का, पहला तो ये हो गया कि हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ फाइनेंस को हम लोग डायरेक्ट और कंसेशन लैंडिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बैंकों को रीफाइनेंस किया जाएगा। ऐसे बैंक जिन्होंने ग्रीन फाइनेंस किया है तो उनको रीफाइनेंस किया जाएगा। बांग्लादेश की यहाँ पे बात की गई है कि एक रिवॉल्विंग फंड $26 मिलियन के साथ एस्टैब्लिश किया गया था और 50 डिफरेंट ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में जो है उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फिर तीसरा इनिशिएटिव था माइक्रो और मैक्रो प्रोडक्शंस रूल, और यहाँ पे क्या था कि इसमें जो है डिफरेंशियल रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात की गई थी। ठीक है, ये 2010 में लेबनान कमर्शियल बैंक है, उसने डिफरेंशियल रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात की थी। मतलब ऐसे बैंक जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहे हैं तो उस बैंकों को कम रिजर्व रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ऐसे बैंक जो कि अदर प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहे हैं। फिर चौथा था आपका इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना पड़ेगा जो कि इन्वायरमेंटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ठीक है, ऐसे यूके ने एक बैंक स्टैब्लिश किया, इसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक। 2012 में यूके ने इसको स्टैब्लिश किया था 3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड के साथ। तो ये बैंक स्पेशली डेवोट होते हैं किसके लिए, इन्वायरमेंटल के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए लोन देना जो कि इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। ऐसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट, तो इन्होंने भी क्रेडिट और गारंटी देनी शुरू की इंस्टीट्यूशंस को कंट्रीज में जो कि ग्रीन फाइनेंस के लिए लोन देती है। ठीक है, इतना सारा यहाँ पे जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। सो यहाँ पे लिखा है कि सिंस 2007 से क्या हुआ, 2007 से क्या हुआ कि इंडिया हैज प्लेस्ड अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन ग्रीन फाइनेंशियल प्रैक्टिस। तो इंडिया ने अच्छा खासा जोर देना शुरू किया कि ग्रीन फाइनेंशियल प्रैक्टिस हो, मतलब जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है लोन दे वो ग्रीन लैंडिंग इस तरह की एक्टिविटी में जोड़ दे। ठीक है, तो आरबीआई ने एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन जारी किया दिसंबर 2007 और उसका टाइटल रखा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंस रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक, कि बैंकों का इन सब में क्या रोल रहता है। विद इन दिस नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में आरबीआई हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इशू पर्टेनिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट। तो ये जो नोटिफिकेशन आरबीआई ने डाला था इसमें आरबीआई ने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते, तो वो सारी चीजें हाईलाइट की गई थी आरबीआई के द्वारा। NAPCC को डेवलप किया गया था 2008 में। NAPCC का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या चीजें की जानी चाहिए उसकी बात की गई थी। ठीक है, तो उसको 2008 में डेवलप किया गया था विद द गोल ऑफ आउटलाइनिंग द जनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये जो 2008 में NAPCC लागू किया था, इसका गोल था, इसका पर्पज था कि ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना ताकि क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके। ठीक है, और ये जो दिस प्लान वाज फॉर्मुलेटेड विद अ विजन, इसका प्रॉपर एक विजन था। विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट ऑफन, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक यूनिट है जिसको बोलते हैं CCFU। ठीक है, तो उसको भी 2011 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि वो कोऑर्डिनेशन एजेंसी के तौर पे काम करे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए इंडिया में जो कि ग्रीन फाइनेंस करते हैं। जैसे बैंक है वो ग्रीन लैंडिंग कर रहे हैं या कोई कंपनी जो बॉन्ड के लिए है, तो ग्रीन फाइनेंस के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए CCFU को स्टैब्लिश किया था 2011 में, जो कि आपकी क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट, CCFU का फुल फॉर्म है क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ही मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो उसी को लॉन्च किया था 2011 में। फिर 2012 में क्या था, कई सारे स्टेप किए गए थे ताकि सस्टेनेबल जो है उसके डिस्क्लोजर को लेके। 2012 में जो बैंक सस्टेनेबल या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहे हैं कंपनीज, उनको डिस्क्लोजर की बात की गई थी। फिर 2012 में क्या हुआ, जो सेबी था ना आपका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसने जो टॉप 100 लिस्टेड बिजनेस बेस्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ी, सबसे टॉप 100 जो कंपनीज है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हो या NSE की हो, तो उनको अपनी सालाना रिपोर्ट की वो अपनी क्या बोलते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए बोला गया था कि जो 100 कंपनी है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ड है ना, तो एक शेयर का प्राइस कितना है, कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए मान लीजिए, और उसने 1 लाख शेयर इशू कर रखे, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 100 लाख, तो 100 लाख हो जाएगी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो मार्केट कैपिटल कैसे निकालते हैं, कितने शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय एक शेयर का कितना प्राइस है। तो ऐसी कंपनीज जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में टॉप 100 है, तो उनको बोला गया था कि तुम डिस्क्लोजर दोगे। ठीक है, तो उनको अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को लेके जो है एक रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी, इसके बारे में बात की थी सेबी ने 2012 में। सिंस 2012 मतलब 2012 से ये होने लगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार करना है, कंटिन्यू करना है। और
मई 2017 में सेबी ने कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की ग्रीन बॉन्ड को लेकर कि कैसे ग्रीन बॉन्ड ये सब इशू होगा, तो उसकी गाइडलाइंस 2017 में पब्लिश की गई थी। कौन कौन से डिस्क्लोजर होंगे तो उसकी बात भी इसी गाइडलाइंस में की गई थी। ठीक है, ये तो बस जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये बस आप रीड करते चाहिए, तो इसलिए मैं आपको रीड नहीं कर रही, सीधे इसका मतलब बताते चल रही हूँ। तो बहुत ज्यादा कुछ ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ओके टाइप है, जैसे एक बार हम इसको रीड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे था कि 2013 का जो कंपनी एक्ट है, तो उसमें बोला था कि जो बिजनेस है, जो कंपनीज है, उनको साल में रिपोर्ट करना पड़ेगा उनकी प्रोग्रेस क्या है सीएसआर को लेके। तो कंपनीज को अपनी सीएसआर की रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत तो क्या क्या काम कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए बोला गया था। दिस रिक्वायरमेंट वाज इन्फोर्समेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, और एक और रिपोर्ट थी, द रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक कमेटी बनाई गई थी, द रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो जो कि इस कमेटी ने, कमेटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। ठीक है, ये कब की बात है, यह है अक्टूबर 2017 के बाद। और इस कमेटी ने, कमेटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने अपनी रिपोर्ट में बोला, सजेशन दिया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है शुड गैदर टुगेदर एटलीस्ट वंस इन ए ईयर टू डिस्कस सेशन। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको साल में कम से कम एक बार मीटिंग करनी पड़ेगी डिस्कशन के लिए, ईएसजी सक्सेशन प्लानिंग, और ईएसजी के क्या रिस्क उनको फेस कर रहे हैं, रिस्क को कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो इसकी डिस्कशन के लिए साल में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। ईएसजी में ई है आपका इन्वायरमेंटल, सो होगी, एस हो गया आपका सोशल, और जी हो गया आपका गवर्नेंस। ठीक है, तो इस सब की प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि जैसे हमारे जो चेयरमैन है, चेयरमैन कभी रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो अचानक से तो आप एक ही दिन में किसको चेयरमैन नहीं बना सकते, पहले से उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वही सक्सेशन प्लानिंग होता है। ठीक है, रिस्क को मैनेज कैसे किया जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, तो इन सब के डिस्कशन के लिए कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक बार तो मीटिंग करनी ही चाहिए। तो ये बात भी की गई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमेटी के द्वारा। ठीक है, इंडिया ने कई सारे इंसेंटिव और फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट 2015 में किया था इंडिया ने। तो इसमें इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि वो अपनी ग्रीन हाउस जो गैसेज है उसका इमिशंस 30 से 35% तक कम कर लेंगे। मान लीजिए अगर अभी 100 इमिशंस कर रही है, तो 100 में से इसको 33 से 35% कम कर लेंगे। ठीक है, बिलो द लेवल दैट दे वर इन 2005। तो 2005 के कंपेरिजन में जो है 30 से 35% की कटौती आ जाएगी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस की। तो इंडिया ने ऐसा कमिटमेंट किया था पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। और फिर बोला था कि अचीव 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फोर्सेस, कि 2030 तक इंडिया क्या करेगा, एक तो अपनी कार्बन इमिशंस जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन उसको 33 से 35% कम करेगा, प्लस जो इलेक्ट्रिक पावर है वो 40% तक इलेक्ट्रिक पावर ऐसे प्रोजेक्ट से जनरेट करेगा जो कि नॉन फॉसिल्स होते हैं, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते, ऐसों की हेल्प करके, ऐसे प्रोजेक्ट की हेल्प लेके 40% तक अपनी इलेक्ट्रिक पावर की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, इसके साथ गवर्नमेंट ने कई सारे सब्सिडी देनी भी शुरू की ना, कि अगर आपको अपनी छत पे सोलर पैनल सेट करना है तो उसके लिए आपको 30% तक का सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और द सब्सिडी कैन बी गिवन अप टू 70% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। तो कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे गवर्नमेंट 70% तक की सब्सिडी देती है। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए, ये स्पेशल कैटेगरी के कुछ प्रोजेक्ट है उनके लिए यहाँ पे बात की गई है। और आपको एडिशनल अगर आप ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, विच एंटाइटल देम टू रिसीव ₹2 पर यूनिट ऑफ जनरेशन इफ एनुअल। अगर आपका सालाना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 1100 से 1500 किलोवाट पर आवर के हिसाब से बढ़ जाता है, तो आपको पर यूनिट के हिसाब से ₹2 एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तौर पे भी दिए जाएंगे। तो अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ज्यादा एनर्जी जनरेट करें, तो उसके लिए भी आपको इंसेंटिव के तौर पे दिए जाएंगे पैसे। प्लस आपके पास सरप्लस पावर है, उसको आप बेच भी सकते हैं कंज्यूमर को, तो गवर्नमेंट रेट डिसाइड करेगी कि किस रेट पे आप ये पावर बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी बात गवर्नमेंट ने की है, किस रेट पे बेचेंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट ने फेम के दो वर्जन लॉन्च किए, 2 फेज में लॉन्च किया फेम को। फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको ज्यादा मैन्युफैक्चर करना, जैसा उसको अडॉप्ट कराना। तो इसके लिए फेम की 2 स्कीम लॉन्च की गई थी 2 फेज में, पहला था 2015 और दूसरा था आपका 2019 में। तो इससे क्या था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले जो इंडस्ट्रीज है उनका क्रेडिट फ्लो को बढ़ाया जाए। ठीक है, एंड लोअरिंग द इनिशियल परचेज प्राइस, तो जो व्हीकल है उसका प्राइस कम रखा जाए ताकि ज्यादा लोग इसको खरीदे। ठीक है, तो और इसके जो प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन है उसको, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने, उन सब की बात इस फेम वाले स्कीम में की गई थी।
ये जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इससे क्या होगा कि जैसे आप जैसा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा रहे हैं, उनको कम से कम अमाउंट पे लोन दे रहे हैं, ऐसी कंपनीज को जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, प्लस आप उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, तो उससे फायदा क्या होगा कि कंपनी सस्ते में इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच पाएगी और उससे जैसा ये प्रोड्यूस होंगे, प्लस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल की सेल्स भी ज्यादा होगी। इसी बात को ध्यान में रख के एसबीआई ने भी एक लोन लॉन्च किया, उसका नाम रखा ग्रीन कार लोन। ग्रीन कार मतलब ये ऐसी कार नहीं है जो कि ग्रीन कलर की हो, बल्कि ये इलेक्ट्रिक कार के लिए ये टर्म इस्तेमाल की गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एसबीआई ने ग्रीन कार लोन को लॉन्च किया। तो इसकी खास बात क्या थी इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग ऑटो लोन? तो जो नॉर्मल कार लोन होती है उसके हिसाब से इसमें इंटरेस्ट में डिस्काउंट था 20 बेसिस पॉइंट। मान लीजिए बाकी कार लोन का 10% है, तो इसका 0.20% डिस्काउंट, यानी ये आपको 9.8% में ही मिल जाएगा। प्लस इसका रिपेमेंट भी बड़ा रखा। मान लीजिए बाकी कार लोन का 7% है, सॉरी 7 साल है, तो इसको 8 साल या 9 साल में आप रिपे कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या हुआ कि लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेना शुरू किया। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च किया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मतलब अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ना, ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करोगे रिन्यूएबल एनर्जी से, तो आपको उसमें इंसेंटिव दिए जाएंगे। आरबीआई ने भी इसमें कई सारे इनिशिएटिव लिए। 2015 में आरबीआई ने जो था जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ऐड कर दिया था। ठीक है, और फिर यहाँ देखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, पहले उनको 15 करोड़ तक का लोन दिया जाता था, तो प्रायोरिटी सेक्टर में था, तो उसको बढ़ा के 30 करोड़ ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया कि रिन्यूएबल सेक्टर को अगर बैंक 30 करोड़ तक का लोन देगा सालाना, तो वो उनकी प्रायोरिटी सेक्टर वाले टारगेट को पूरा कर देगा। साथ में जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है उनको 10 लाख तक का लोन अगर रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट के लिए, जैसे आपको छत पे सोलर पावर प्लांट लगानी है, कुछ ऐसी चीजें जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई है, तो उस केस में आपको 10 लाख तक का जो लोन दिया जाएगा वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। इंडस्ट्रीज के लिए 30 करोड़ तक का, इंडिविजुअल के लिए 10 लाख तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में कंसिडर कर लिया जाएगा। हर बैंकों को अपना जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका 40% जो कमर्शियल बैंक है तो उनको देना होता है ना, तो वो इस क्राइटेरिया से उनको प्रायोरिटी सेक्टर जो है अपना पूरा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरा करने के लिए जैसा था लोन देगा, तो उसी के लिए ऐसा किया गया। इंडिया ने कमिटमेंट किया था, अनाउंसमेंट किया था सितंबर 2019 में कि ये 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 2030 तक। और आरबीआई भी कई बार लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, लोगों को बताता है, जनरल पब्लिक इन्वेस्टर्स को, कि ग्रीन फाइनेंस क्या है, उसकी क्या डिफिकल्टीज है, क्या क्या इश्यूज है, तो वो सारी चीजें आरबीआई आम जनता को बताता है। फिर आरबीआई ने भी जो है G20 ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में अपनी एनुअल रिपोर्ट भेजी और उसने बताया कि ग्रीन बॉन्ड मार्केट को कैसे डेवलप करना चाहिए। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट में ग्रीन बॉन्ड का क्या रोल है, तो उन सब की बात, इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है, ठीक है, कैसे ग्रीन फाइनेंस को इम्प्रूवमेंट करना, तो इन सब की बात इस रिपोर्ट में की गई थी। आरबीआई ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाईलाइटेड द रिस्क दैट क्लाइमेट चेंज पॉजेस टू फाइनेंशियल एसेट इन इट्स रिपोर्ट। तो आरबीआई ने 2018-19 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, और उसमें उसने बताया था कि जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स किस तरह से रिस्क को फेस कर रहा है, एज वेल एज नेसेसिटी ऑफ एस्लेटिंग द ग्रोथ, की ग्रीन फाइनेंस की नेसेसिटी है कि उसको ग्रीन फाइनेंस लोन को बढ़ाना चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को किया जा सके। तो आरबीआई ने जो है प्रॉपर हाईलाइट किया था कि कैसे जो है क्या क्या रिस्क है, क्लाइमेट चेंज का क्या क्या रिस्क है, कैसे बैंकों को जैसा था ग्रीन लैंडिंग इन सब पे फोकस करना चाहिए, तो वो एक रिपोर्ट के थ्रू आरबीआई ने बताया था। फिर इसने बताया था कि ग्रीन लैंडिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज बैंकों को फेस करनी पड़ती, जैसे ग्रीन वॉशिंग मतलब कंपनी, ये बिल्कुल वैसे ही कोई पर्सन बोल रहा है कि हमारी कंपनी जो है बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट बना रही है, पर वो झूठ मत बोले, वो सिर्फ एक डिसीव धोखा दे, तो उसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि खुद को दिखा के कि हम ग्रीन लैंडिंग के लिए है तो अपनी रेपुटेशन हासिल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो रियलिटी नहीं होता, वो झूठ होता है। तो इस तरह के इश्यूज भी बैंकों को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशंस की बात की है जिसका नाम है IREDA, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये इंडिया का पहला ग्रीन बैंक है, इसको 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये ग्रीन प्रोजेक्ट उस सबके लिए लोन देने का काम करती है। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो उनको 5 साल से ज़्यादा के जो बॉन्ड इशू कर रही है तो उनको IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है लोन देने का काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव इंडिया के यहाँ पे बताए गए। अगला हेडिंग है प्रोग्रेस ऑफ ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया, कि इस इंडिया में किस तरह से ग्रीन फाइनेंस जो है प्रोग्रेस कर रहा है। पहला है इंप्रूवमेंट इन जनरल अवेयरनेस, मतलब पहले क्या था कि लोगों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं था ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन लोन के बारे में, लेकिन अब जो है
काफ़ी लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है। ठीक है, इसको जैसा अगर आप गूगल ट्रेंड भी देखें तो वहाँ पे पता लगता है कि काफ़ी लोग अब इलेक्ट्रिक कार ये सब चीज़ें सर्च करने लगे, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड उन सबको देख के पता लगा कि बहुत से लोग जो है ग्रीन फाइनेंस इन सब टॉपिक में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। तो इससे ये तो पता लगा कि जो है अगर हम इंडिया की अगर बात करें तो डेटा काफ़ी शिफ्ट हो गया है। अभी ऑनलाइन सर्च जो है हमारी 2004 के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी सारे लोग इंटरनेट पे रहते हैं और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है, इंडिया में भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। तो इसलिए कुछ न किसी चीज़ पे वो रिसर्च करते रहते हैं। जैसे पहले क्या था कि पहले लोगों को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता था और उनके पास कोई अ, जरिया भी नहीं था जिससे वो अपनी बात का आंसर जान सके। ठीक है, लेकिन अभी कोई भी डाउट है तो लोग सीधे गूगल में अपना सर्च कर लेते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि प्रॉपर एविडेंस मिला है जिसमें गूगल ट्रेंड देख के पता लगा, रिवेल हुआ कि मोर पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ ग्रीन फाइनेंस। अब बहुत से लोगों को ग्रीन फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस है और इस वजह से जो आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो उसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। तो पहला हेडिंग क्या है, टॉपिक था कि ग्रीन फाइनेंस इंडिया में कैसे जो है प्रोग्रेस कर रहा है। तो अभी लोगों को जनरल अवेयरनेस बढ़ा है। पहले लोगों को ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन लैंडिंग ये सब नहीं मालूम था, लेकिन अभी लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम हो गई है। फिर जो गूगल का ट्रेंड है वो सिस्टम बताता है ना कि ये चीज़ ट्रेंड कर रही है, तो गूगल ट्रेंड को देख के पता लगा कि अब काफ़ी सारे लोग ग्रीन लैंडिंग उस सब के बारे में सर्च कर रहे हैं और लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। सेकेंड आता है ग्रीन लैंडिंग। ग्रीन लैंडिंग भी काफ़ी बड़ा है। आरबीआई ने क्या किया, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ना उसको प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड कर दिया। ठीक है, 2015 में। और 2020 में उसने क्या किया कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर है ना उसको बैंक लोन देगा और उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड किया गया। तो 36,543 करोड़ का लोन बैंकों के द्वारा दिया गया, जो कि टोटल लोन का 7.9% है। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे दिया है। और कमर्शियल बैंकों का अच्छा खासा स्टेक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कन्वेंशनल होता है जो पुराने चीज जैसे पेट्रोल डीजल उससे एनर्जी को बनाना, नॉन कन्वेंशनल मतलब आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उन सब की बात की गई। तीसरा ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड जो है आपके बॉन्ड इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इंटर गवर्नमेंट के द्वारा या कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, ताकि इससे जो पैसा मिलेगा उसको वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएगी जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड मार्केट भी इंडिया में काफी ग्रो की गई है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड को 2015 से लॉन्च करना शुरू किया। ठीक है, तो उससे पहले नहीं था। 2015 में ग्रीन बॉन्ड इंडिया में इशू होने लगे। एज ऑन February 12, 2020 द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया, तो जो अमाउंट है वो है $16.3 बिलियन। तो इतने ज्यादा के ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए। तो आप आइडिया लगा लीजिए कितना ज्यादा ये ग्रो कर रहा है। 2018 में सिर्फ ये 8 बिलियन था, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया 2 सालों में। तो ये मार्केट काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। टोटल बॉन्ड का ये 0.7%, अगर 100 रुपए के बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो उसमें से 0.7% आपके ग्रीन बॉन्ड इंडिया में इशू किए जा रहे हैं। Although the volume of green bond issued in India since 2018 very small portion of total bond issues, India maintained a favorable position compared to। तो बोल रहे हैं कि इंडिया में भले की परसेंट देखने में बहुत कम लग रहा है कि 100 रुपए के बॉन्ड इशू किए गए उसमें से 0.7% ग्रीन बॉन्ड थे, तो ये काफी कम लग रहा है नंबर। बट अगर हम बाकी एडवांस कंट्रीज इकोनॉमी से कंपेरिजन करें तो ये अच्छा खासा नंबर है। ठीक है, तो ये इसमें पुल है। सेबी की गाइडलाइंस क्या है, ग्रीन बॉन्ड को लेकर सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस दी है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सेबी की गाइडलाइंस को हम लोग पार्ट 4 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले इस वाले टॉपिक को कि इंडिया की क्या पोजीशन है उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया में क्या पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, तो कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। 2007 से जो है कई ज़्यादा फोकस किया गया था कि ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा दिया जाए। आरबीआई ने जो है 2007 में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंस रिपोर्टिंग। ठीक है, तो उसमें बैंकों का क्या रोल है, तो उस सब की बात आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशंस के थ्रू की है। फिर इस रिपोर्ट में आरबीआई ने इश्यूज बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े, तो उन सबको भी हाईलाइट किया गया इस इशू में, इस रिपोर्ट में। एनएपीसीसी को डेवलप किया गया 2008 में। एनएपीसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये फ्रेमवर्क का काम करता है ताकि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम किया जा सके। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट यानी सीसीएफयू को स्टैब्लिश किया 2011 में। ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो कि ग्रीन फाइनेंस करते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है कौन, सीसीएफयू यानी क्लाइमेट चेंज फाइनेंशियल यूनिट। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई। 2012 से क्या हुआ कि अभी क्या हो गया कि जो आपकी सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर है उसकी भी बात की गई कि अगर आप इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। 2012 से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने बोला कि जो 100 टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बीएसई और एनएसई की मिला के, तो उनको अपनी
कॉर्पोरेट जो उनकी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है वो पब्लिश करनी पड़ेगी कि किस तरह से वो बिजनेस के तौर पे क्या क्या वो सोशल के तौर पे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको रिपोर्ट भी पब्लिश करनी पड़ेगी। मई 2017 ने सेबी ने गाइडलाइंस बताई कि ग्रीन बॉन्ड को लेके क्या क्या गाइडलाइंस इंडिया में चलेगी, तो वो गाइडलाइंस सेबी ने 2017 में रिपोर्ट के थ्रू बताया था। फिर कंपनी एक्ट 2013 में भी कुछ चेंजेस किए गए और उसके तहत जो बिजनेसेस है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या क्या काम कर रही है, तो एनुअली उनको रिपोर्ट देके बतानी पड़ेगी। इंडिया ने कई सारे इंसेंटिव देने भी शुरू किए, जैसे एक पेरिस एग्रीमेंट इंडिया ने किया था 2015 में, और उसने बोला था जो ग्रीन हाउस एमिशंस है 2005 में, तो उसका 33 से 35% तक एमिशन वो 2030 तक कम कर लेगी। प्लस जो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है नॉन फॉसिल्स, मतलब जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो नॉन फॉसिल सोर्स से जो एनर्जी पावर है उसको 40% तक वो अचीव कर लेगी। मतलब इंडिया को मान लीजिए 100 पावर की जरूरत है तो उसमें से 40% तक वो अचीव कर लेगी 2030 तक। 40% कहाँ से? नॉन फॉसिल सोर्स है, तो ये बात की गई थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे सब्सिडी प्रोग्राम चलाने शुरू किए और वहां पे क्या था कि 30%, ठीक है, 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ऑन रूफटॉप, कि जो छतों पे आप लोग रूफ पे जो आप लोग सोलर पैनल लगाते हैं ना, तो उसमें आपको गवर्नमेंट 30% तक की सब्सिडी, किसी किसी स्पेशल केस में वो 30% की सब्सिडी 70% तक भी है, किसी किसी स्टेट में ये सुविधा भी दी गई है। इसके साथ अगर आप एक लिमिट से ज्यादा जनरेशन कर रहे हैं पावर का, तो आपको ₹2 पर यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आपकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 1100 से 1500 किलोवाट पर आवर के हिसाब से बढ़ जाती है, इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आपको ₹2 पर यूनिट के हिसाब से अगले एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ये गवर्नमेंट इंसेंटिव के तौर पे देती है। तो मतलब अगर ज्यादा जनरेट करोगे तो ज्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी। आपके पास सरप्लस पावर बच गई, इसको आप बेच भी सकते हो, किस रेट पे गवर्नमेंट डिसाइड करके आपको इसमें बताएगी। फेम के गवर्नमेंट ने 2 फेज में इसको लॉन्च किया। फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड मतलब जो मिक्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक भी होते हैं और नॉर्मल पेट्रोल डीजल से भी चलते हैं, और इलेक्ट्रिक मतलब जो प्योर इलेक्ट्रिक होते हैं। तो उसको ग्रो करने के लिए फेम स्कीम गवर्नमेंट ने 2015 और 19 2 फेज में इसको लॉन्च किया। इसका पर्पज था इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए जाए, और जो व्हीकल है उनका परचेज प्राइस कम रखा जाए, उनको सस्ते रेट पे लोन अवेलेबल कराया जाए उन कंपनीज को जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। तो वो सारी बातें यहाँ पे की गई थी। इसी को ध्यान के रख के एसबीआई ने ग्रीन कार लोन लगाया, जिसमें वो नॉर्मल कार लोन से 0.20% यानी 20 बेसिस पॉइंट होता है 0.2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रिक कार के लिए लोन ले रहे, प्लस आपका रिपेमेंट पीरियड भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ आरबीआई ने कई सारे इनिशिएटिव लिए ताकि ग्रीन लैंडिंग को बढ़ावा दिया जाए। एक इनिशिएटिव था कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसको प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड करवाना, प्लस वो जो लिमिट थी पहले 15 करोड़ थी उसको 4 सितंबर 2020 से 30 करोड़ की लिमिट कर दी कि किसी कंपनी को अगर आप 30 करोड़ तक का लोन दोगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वाली कंपनी को, तो वो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। किसी इंडिविजुअल को रिन्यूएबल पावर के लिए आप 10 लाख तक का लोन दोगे तो वो बैंकों की प्रायोरिटी सेक्टर की लिमिट को पूरा करेगा। फिर 2019 में इंडिया ने कमिटमेंट किया कि वो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 2030 तक। और आरबीआई भी टाइम टू टाइम लोगों को हाईलाइट करके बताता है कि क्या क्या रिस्क क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। प्रॉपर रिपोर्ट भी आरबीआई जारी करता है, और आरबीआई जो है रिकॉग्नाइज करता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज ग्रीन फाइनेंस की मार्केट में आ रही है, जैसे ग्रीन वॉशिंग, तो उन सबको भी आरबीआई रेफर करता है, बताता है, लोगों को अवेयरनेस देता है। इंडिया का पहला इंस्टीट्यूशन जो कि ग्रीन, जिसको हम लोग ग्रीन बैंक बोल सकते हैं, उसका नाम है IRED यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए लोन देती है जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए लोन देती है। ऐसी IIFCL, तो ऐसे कंपनीज जो कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, जिसने बॉन्ड इशू किया 5 साल से ज्यादा का, तो उस तरह के प्रोजेक्ट को IIFCL जो है फाइनेंस करने का काम करती है। ग्रीन लैंडिंग की प्रोग्रेस की यहाँ पे बात की गई है। तो क्या क्या प्रोग्रेस हुआ इंडिया में, ग्रीन लैंडिंग ग्रीन फाइनेंस मार्केट कितना ग्रो हुई है। तो अभी लोगों का जर्नल अवेयरनेस काफी इंप्रूव हुआ है। पहले लोगों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अभी भी गूगल ट्रेंड अगर हम लोग देखते हैं तो पता लगता है कि काफी सारे लोग ग्रीन फाइनेंस ग्रीन लैंडिंग सब सर्च करते हैं। तो इसको देख के पता लगा कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है। सेकंड, ग्रीन लैंडिंग भी काफी ग्रो हुआ है। यहाँ पे डेटा दे रखा है कि ग्रीन लैंडिंग क्या होता है कि बैंक जो लोन देते हैं ना ग्रीन लैंडिंग, जैसे आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जो बैंक लोन देता है, तो उस लोन को ग्रीन लैंडिंग बोलते हैं। तो वो मार्केट भी काफी ग्रो की है। 2020 मार्च का एक डेटा दिया है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर को जो लोन दिया गया वो 36,543 करोड़ है, और टोटल लोन का ये 7.9% है। ग्रीन बॉन्ड भी बैंकों के द्वारा इशू किए गए हैं। और फिर इंडिया में बता रखा है, एक डेटा यहाँ पे दे रखा है कि 2015 से इंडिया ने पहली बार ग्रीन बॉन्ड इशू करना शुरू किया। 16.3 बिलियन ग्रीन बॉन्ड आउटस्टैंडिंग है इंडिया के। ठीक है, और
ये 2020 का डेटा दिया है। 2018 में 8 बिलियन तक के ग्रीन बॉन्ड आउटस्टैंडिंग थी, जो कि टोटल जो बॉन्ड इशू किए गए उसका सिर्फ 0.7% है। तो देखा जाए तो काफी कम लग रहा है कि टोटल बॉन्ड में से सिर्फ 0.7% ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए। पर अगर हम बाकी की डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें तो उसके कंपेरिजन में एक अच्छी खासी पोजीशन पे इंडिया है। चलिए, आपका ये वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट से सेबी गाइडलाइंस के हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।